दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस प्लस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं सुमित चौधरी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी यानी आधुनिक खगोल विज्ञान के पिता निकोलस कोपरनिकस की बायोग्राफी और इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में, इनके वर्क के बारे में। दोस्तों, कोपरनिकस का जन्म यूरोप में एक ऐसे दौर में हुआ जब पूरे यूरोप में चर्च का बहुत ज़्यादा प्रभाव हुआ करता था। साइंस और चर्च के बीच में बड़े स्केल पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ करते थे। कोई भी साइंटिस्ट अगर अपनी थ्योरी, निकोलस कोपरनिकस खुद चर्च के एक पादरी थे और चर्च के पादरी होने के बावजूद उन्होंने साइंस की फील्ड में काम किया और ऐसा मॉडल दिया जो चर्च के बिलीफ के सन तो है सेंटर में और जितने भी ग्रह हैं वो इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इस मॉडल को हीलियोसेंट्रिक मॉडल कहा गया। इससे पहले ये बिलीफ हुआ करता था कि हम मतलब पृथ्वी जो है वो सेंटर में है और सन जो है, मॉडल इन्होंने दिया जो कि चर्च के बिलीफ से अलग था, क्योंकि चर्च तो अर्थ को सेंटर में मानता था। क्योंकि देखिए, पहले मॉडल दिए गए थे, मैं आपको पहले उसी की बात कर देता हूँ थोड़ी सी। एरिस्टोटल और टोलमी पहले दो बड़े एस्ट्रोनॉमर तो नहीं, अरिस्टोटल एक बड़े एस्ट्रोनॉमर तो नहीं माने जाते, फादर ऑफ बायोलॉजी माने जाते हैं, बहुत ग्रेट फिलोसोफर, लेकिन इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी और टोलमी ने अपना एक मॉडल दिया था। इस मॉडल में इन्होंने कहा था कि सूरज जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। इन्होंने कहा कि पृथ्वी जो है वो केंद्र में है और जितने ग्रह हैं वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और इस मॉडल को कहा गया जियोसेंट्रिक मॉडल। जियोसेंट्रिक यानी अर्थ सेंटर में है, अर्थ को केंद्र माना गया। तो ये जो मॉडल है ये चर्च के ईगो के सेटिस्फैक्शन में बड़ा कारगर साबित हुआ। क्यों? क्योंकि चर्च भी यही कहता था, बाइबल में भी ये लिखा गया है कि भगवान ने पृथ्वी को केंद्र। ये जो मॉडल है इसको चर्च ने भी सपोर्ट किया और चर्च ने क्या कहा कि अर्थ जो है वो है सेंटर में, बाकी सब के सब ग्रह इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, सूरज भी इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो ये मॉडल माना गया। लगभग 2000 साल तक यही मॉडल माना गया और किसी ने इसको चैलेंज नहीं किया। उसके बाद आए कोपरनिकस 15वीं शताब्दी में और कोपरनिकस ने कहा कि भाई साहब ऐसा नहीं है, पृथ्वी जो है वो केंद्र में नहीं है, सूरज है केंद्र में और जितने के जितने ग्रह हैं वो इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। हालांकि कोपरनिकस का मॉडल जो है वो पूरी तरीके से सही नहीं था, उनकी सारे की सारी जो थ्योरी थी, सारे के सारे पॉइंट जो इस मॉडल में वो सही नहीं थे। लेकिन ये जो हीलियोसेंट्रिक मॉडल है ये एक बहुत बड़ी बात था, एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था। क्योंकि ये बात तो आप जानते हैं कि हमारी गैलेक्सी में, हमारे सोलर सिस्टम में कोपरनिकस ने दिया था और ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में, इसीलिए इनको फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी भी कहा जाता है। तो 2000 साल तक जो अर्थ सेंटर्ड जो यूनिवर्स है एरिस्टोटल और टोलमी के मॉडल के हिसाब से वो चलता आ रहा था। देखिए, अरिस्टोटल की बायोग्राफी मैंने कंप्लीट करा रखी है, उनका कंट्रीब्यूशन भी बता रखा है, महान फिलोसोफर थे, इसको आप जाके देख सकते हैं। टोलमी की मैं जल्दी ही लेके आने वाला हूँ। लेकिन फिर 16वीं सेंचुरी आते आते एक और बड़े फिलोसोफर थे, हालांकि पहले हुए थे, एरिस्टोटकस। इन्होंने भी चैलेंज किया था, ये जो मॉडल लिया था टोलमी ने, इस मॉडल को चैलेंज किया था, लेकिन वो इतने पॉपुलर नहीं हुए। उनका जो मॉडल था वो इतना ज़्यादा लोगों ने उसको सामने आया नहीं और वो दबा कुचला। ने जो मॉडल दिया 15वीं सेंचुरी में, वो मॉडल काफ़ी एक तरीके से पॉपुलर हुआ और उसके बारे में ज़्यादा बातचीत होने लग गई और उन्होंने काफ़ी साइंटिफिकली ऑब्जर्वेशन से ये मॉडल दिया था। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी, इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन है ऑन द रिवोल्यूशन ऑफ द हेवनली बॉडीज, और ये बुक जो लिखी थी जर्मन भाषा में, डी रिवोल्यूबस ओपियम सेलेस्टियम, ये बुक इन्होंने लिखी थी। ये बुक लिखते टाइम भी ये इतने डरे हुए थे, इनको लग रहा था कि इतने समय तक ये बुक इन्होंने होल्ड करके रखी और पब्लिश भी नहीं किया, क्योंकि ये जानते थे कि चर्च के नियमों के खिलाफ हम जाएंगे, चर्च के बिलीफ के खिलाफ हम जाएंगे तो हमारे ऊपर एक तरीके से हीलियोसेंट्रिक मॉडल, जिसमें इन्होंने ये प्रपोज किया कि भाई सन जो है वो सेंटर में है, अर्थ सेंटर में नहीं है। इस मॉडल के अलावा इनका क्या किस किस फील्ड में योगदान है? रेनेसां का जो पीरियड चल रहा था 14वीं सेंचुरी से 17वीं सेंचुरी के बीच का जो समय है यूरोप में, उसको रेनेसां का पीरियड कहा जाता है। रेनेसां यानी पुनर्जागरण पीरियड कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले 5th सेंचुरी से लेकर 14वीं सेंचुरी का जो समय है उसको डार्क एज कहा जाता है यूरोप में। डार्क एज इसलिए कहा जाता है कि इस समय यूरोप में साइंस, आर्ट, कल्चर में कोई ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं। प्री चर्च का जो टाइम था, प्री क्रिश्चियनिटी का जो टाइम था, उस समय ज़्यादा डेवलपमेंट था इवन, और अब जो है ज़्यादा बेड़ा गर्क हुआ इनका 5वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में। तो इन्होंने यूरोप के जो बड़े बड़े फिलोसोफर थे, थिंकर थे, उन्होंने एक मुहिम चलाई, पुनर्जागरण की मुहिम चलाई, जो कि 14 से 17 सेंचुरी के बीच में चली। उस दौर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलीमैथ थे, एक्सपर्ट थे कोपरनिकस, क्योंकि इन्होंने भी हीलियोसेंट्रिक मॉडल में लोगों की जो सोच थी उसको बदला।
एक एक्टिव मैथमेटिशियन थे। देखिए कोई भी एस्ट्रोनॉमर है, कोई भी फिजिशियन है, उसको मैथमेटिक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो मैथमेटिशियन थे। पोलिश एस्ट्रोनॉमर थे, पोलिश यानी पोलैंड के थे या जर्मन के थे, इसके ऊपर एक डिबेट है, मैं आपको बताऊंगा आगे। कैथोलिक कैनन थे, कैथोलिक चर्च के अंदर एक पादरी थे, और इन्होंने ये जो हीलियोसेंट्रिक मॉडल दिया, इसी की वजह से इनको फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। ये एक इनका जर्नल इंट्रोडक्शन हो गया। इनके कुछ कोट्स देख लीजिए जो बातें इन्होंने कही हैं। देखिए इन्होंने कहा द यूनिवर्स हैज़ बीन व्रोट फॉर, ये इन्होंने कोट कहा, फाइनली वी शैल प्लेस द सन हिमसेल्फ एट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। हमें सूरज को केंद्र में मान लेना चाहिए, फाइनली हमें मान लेना चाहिए। और ये जो चीज़ है ना कि अर्थ ही सेंटर में है, इस ईगो में रह के हम ये मान लें कि अर्थ सेंटर में है और सूरज जो है वो इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, इससे फैक्ट थोड़ी बदल जाएंगे। फैक्ट तो यही रहेगा कि सूरज के चारों तरफ अर्थ चक्कर लगाती है। तो इस फैक्ट को हमें फेस करना चाहिए और हार्मनी से रहना चाहिए, इस ईगो से हमें बाहर निकलना चाहिए, हमारी ओपन आइज से इस चीज़ को हमें फेस करना चाहिए। एवरी लाइट हैज़ इट्स शेडो एंड एवरी शेडो हैथ ए सक्सीडिंग मॉर्निंग। वो एक बात कहते हैं ना कि हर एक अंधेरे के बाद उजाला आएगा, हर रात के बाद दिए, लेकिन इस परछाई के उस तरफ आपको दिन भी, उजाला भी देखने को मिलेगा। तो ये इनके फेमस कोट्स हैं, और भी बहुत सारे कोट्स हैं, आप जाके पढ़ सकते हैं। अब इनके जन्म से आ जाते हैं। 1473 को तोरुन नाम की जगह पे पोलैंड में इनका जन्म हुआ। देखिए अब ये तोरुन कहाँ पे है, यहाँ पे है तोरुन। देखिए आज के समय जो बाउंड्री है, पोलैंड है, जर्मनी, तो बाउंड्रीज ये बदलती रही हैं। आज के समय ये जो इलाका है ये पोलैंड में आता है, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये वेस्ट प्रूशिया का हिस्सा हुआ करता था, और प्रूशिया के बाद प्रूशिया ही लीडर बना था। बचपन का नाम था निकोलस कोपरनिकस, ये नाम है जर्मन भाषा में, पोलिश भाषा में है ये नाम शायद। तो इन्होंने आगे चल के अपना नाम जो है वो लैटिन भाषा के होते हुए इन्होंने क्या कर दिया, निकोलस कोपरनिकस खुद ही कर लिया। लोग नहीं कहते, खुद ही इन्होंने निकोलस कोपरनिकस कर लिया था। कोपरनिकस इनको क्यों कहा, वेल्दी फैमिली में इनका जन्म हुआ था। और बारबरा वेंट्सरोड इनकी माँ का नाम था, वो भी एक अच्छी खासी घराने से आती थी, वेल्दी फैमिली से आती थी, मतलब ट्रेडर्स थे इनके परिवार में। 4 भाई बहन थे, उसमें सबसे छोटे थे निकोलस कोपरनिकस। उसके बाद वेस्ट प्रूशिया वाला बात है ना, इसीलिए इनको कई बार जर्मन माना जाता है कि जर्मन हमारे हैं ये तो पोलैंड, इनको दोनों भाषाएं आती थी, पोलिश भी आती थी, जर्मन भाषा भी आती थी, तो बहुत सारे लोग इनको मानते हैं। और जो पोलिश क्राउन है उन्होंने इनको सिटीजनशिप दी थी पोलैंड की, तो इसलिए इनको ज़्यादा लोग पोलैंड के ही माने जाते हैं। तो ये चीज़ें थी उस समय की बाउंड्रीज़, और अब की बाउंड्रीज़ में बहुत ज़्यादा परिवर्तन, तो एकदम एग्जैक्टली कहा जाना सही नहीं होगा। 10 साल के जब थे निकोलस कोपरनिकस, उस समय इनके पिता की डेथ हो गई। पिता की डेथ के बाद जो इनके अंकल थे, इनके मामा थे, ये लुकास वाटइज़नोड, ये नाम मैं ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। तो लुकास ने इनको आगे चल के क्या किया, एक तरह से अपने उसमें ले लिया, पैट्रोनिज में ले लिया, गार्डियन की तरह इन्होंने काम किया। फिर 1491 में जब 18 साल के थे कोपरनिकस, तो इनको यूनिवर्सिटी ऑफ कराकोव में भेज दिया गया। वहाँ पे इनको भेजा तो गया था कैनन लॉज की स्टडी करने के लिए, साथ में एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, फिलोसॉफी, साइंस, ये सब चीज़ें पढ़ रहे थे साथ साथ में, ये सब चीज़ें वहाँ पे चल रही थी। अब बात आती है वाइफ और चिल्ड्रन की। तो क्योंकि इन्होंने ना शादी की ना कोई बच्चे थे, तो वाइफ एंड चिल्ड्रन तो इनके थे नहीं, फिर भी मैं आपको बता ही रहा हूँ यहाँ पे कि इन्होंने कभी शादी नहीं करी थी। तो एजुकेशन के लिए गए थे, कैथोलिक कैनन लॉ की पढ़ाई करने के लिए गए थे, लेकिन साथ साथ में दूसरी चीज़ें भी पढ़ रहे थे। और इनका जो इंटरेस्ट था वो कैनन लॉज में इतना था नहीं, कैनन लॉज की बजाय ये मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। लेकिन अपने अंकल को खुश रखने के लिए, और इनको एक फुल टाइम जॉब भी चाहिए थी, क्योंकि साइंस की फील्ड में तो उस समय जॉब थी नहीं, कोई पैसा तो आपको मिलता नहीं था। यहाँ के कैनन बनना था इनको, तो यहाँ पे जाके इटली में भी इन्होंने पढ़ाई करी, और पहले साथ साथ में मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी को भी पढ़ते जा रहे थे। अब इनका वो समय शुरू होता है जब ये इनको एक तरीके से एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में डीप, बोल्गोना में जब ये वहाँ पे गए, इटली में गए, तो यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्गोना में वहाँ पे एक प्रोफेसर थे डोमिनिको मारिया डी नोवोरा, ये एस्ट्रोनॉमी के प्रोफेसर थे। ये अपनी रिसर्च वर्क कर रहे थे, ऑब्जर्वेशन कर, उसमें ये इनके साथ हेल्प करते थे, खुद ऑब्जर्वेशन करते थे, और बड़ा इनको इंटरेस्ट आता था उसमें, बहुत उसमें पूरी तरीके से अपनी जी जान झोंक देते थे। तो यहाँ पे इन्होंने एस्ट्रोनॉमी में अपने इंटरेस्ट को और ज़्यादा जगाया, और ज़्यादा उस पर काम करने लग गए। और फिर आगे चल के 1503 में, क्योंकि इनके ऊपर ये भी प्रेशर था कि कैनन लॉ की स्टडी कब करोगे भाई, कैनन लॉ की अंदर डिग्री मिल नहीं रही है, उसका एग्ज़ाम ये क्लियर कर नहीं पा रहे थे। तो इन्होंने कैनन लॉज में डिग्री ले ली इन्होंने 1503 में,
और उसके बाद अपने अंकल के पास चले गए। हालांकि इनके अंकल का काफ़ी माहौल था, इन्फ्लुएंस था काफ़ी, तो इसलिए ये कैनन बन गए थे वर्मिया के पहले ही, वर्मिया के कैनन बन गए थे। लेकिन बाद में इन्होंने अपनी डॉक्टरेट भी इनको मिल गई और इनके बाद ये अपने अंकल के पास गए और अंकल के तो मेडिकल की पढ़ाई भी करी इन्होंने और मेडिसिन की इटली में जाके पढ़ाई करी थी, वहाँ पे साथ साथ में कैनन लॉ की डिग्री भी कंप्लीट की थी। लेकिन साथ साथ जो एस्ट्रोनॉमी में इनकी रुचि थी उसमें ये अपना ज़्यादातर टाइम देते थे। मेडिकल की पढ़ाई कर ली थी, डोमिनिको मारिया के साथ ये साथ में काम कर रहे थे, ऑब्जर्वेशन ले रहे थे। फिर अपने अंकल के पास आ गए जब अपनी पूरी पढ़ाई कर ली और ऑब्जर्वेशन वहाँ पे चीज़ें सीख ली। देखिए इटली में इसलिए गए क्योंकि कुछ समय के लिए अपने अंकल के पास शिफ्ट हो गए और वहाँ पे प्रीस्ट नहीं बने, वहाँ पे फिजिशियन और सेक्रेटरी की जॉब इन्होंने करी, कैनन बने। और अंकल इनके थे ही वर्मिया के एक बड़े पद में। फिर आगे इन्होंने अपनी लाइफ बिताई और अब इन्होंने अपनी थ्योरीज दी। क्या क्या थ्योरी दी वो देखिए। एस्ट्रोनॉमी को तो पढ़ ही रहे थे पूरे करियर में, चाहे साथ में उनको कैनन लॉ पढ़ना हो, चाहे उनको मेडिसिन पढ़ना हो, चाहे वो कुछ मोंटस एक और एस्ट्रोनॉमर थे, इन्होंने भी कुछ थ्योरीज दी थी। उन्होंने एक बुक लिखी थी एपिटॉम ऑफ एल्मागेट्स। ये एपिटॉम ऑफ एल्मागेट जो है इसको पढ़ा था, काफ़ी इन्फ्लुएंस थे इनकी रोजियो मोंटस की फिलोसॉफी से, इनके जो आइडियाज़ थे, इनकी जो थ्योरीज थी उनसे काफ़ी प्रभावित थे और उनको भी इन्होंने डीपली स्टडी किया था। 1508 के दौरान कोपरनिकस ने अपना डेवलपिंग वर्क स्टार्ट कर दिया था, सेलेस्टियल मॉडल देना शुरू कर दिया था। सेलेस्टियल यानी हेवनली वर्क, जो उपग्रह हैं, जो ग्रह हैं, उनके ऊपर अपनी रिसर्च के बारे में जो भी चीज़ें इन्होंने ऑब्जर्व की वो इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था और अपने हेलियोसेंट्रिक प्लानिटरी सिस्टम पे काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन अभी किताब नहीं लिखी है, किताब तो पब्लिश 1542 में होगी, लेकिन अभी इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। इसमें इन्होंने क्या कहा उससे पहले हम फिर से एक बार एरिस्टोटल और टोलेमी के मॉडल को समझ लेते हैं। ऑल्दो एरिस्टोटल साइंटिस्ट नहीं थे, साइंटिस्ट तो वो देखा जाए तो बायोलॉजी के फादर माने जाते हैं, महान फिलोसोफर थे एरिस्टोटल। उन्होंने हर चीज़ के बारे में अपनी राय दी है, फिलोसॉफी दी है, पॉलिटिक्स में भी दी है, फिलोसॉफी में भी दी है, उसके अलावा बायोलॉजी में तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज दी हैं, तो एस्ट्रोनॉमी में भी अपनी थ्योरी दी। और उन्होंने कहा कि देखिए क्योंकि अर्थ का जो शेडो है वो सर्कुलर बनता है, इसीलिए ये कहा जा सकता है कि अर्थ एक स्फीयर है। और ये बहुत बड़ी बात थी उस समय में, 4th सेंचुरी BC में ये बात कह देना, जब दुनिया भर में लोग ये मानते थे कि अर्थ तो फ्लैट है भाई, अर्थ फ्लैट है, ये कहा जाता था उस दौर में। उन्होंने कहा कि अर्थ फ्लैट, वो सेंटर में है और उसके चारों तरफ बहुत सारे जो ग्रह हैं, बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो चक्कर लगाते हैं। इवन सन भी इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, स्टार्स भी हैं, वो भी कुछ फिक्स स्टार हैं और कुछ ये जो ग्रह हैं ये चक्कर लगाते हैं। 55 कोसेंट्रिक ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ये इनकी ऑब्जर्वेशन थी, ये इन्होंने कहा। तो ये जो मॉडल है इसको जियोसेंट्रिक मॉडल कहा जाता है। ऐसा ही मॉडल टोलेमी ने दिया। टोलेमी ने जो कहा वो ये कहा कि अर्थ जो है वो स्टेशनरी है, अर्थ रोटेट नहीं करती ना घूमती है, लेकिन बाकी चारों तरफ जो ग्रह हैं वो इसके तरफ। तो ये जियोसेंट्रिक मॉडल, टोलेमी के मॉडल को हम और डिटेल में पढ़ेंगे टोलेमी की बायोग्राफी में। और टोलेमी की और भी थ्योरम है, आप जानते हैं जियोमेट्री में भी उन्होंने थ्योरम्स दी थी, तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इन सभी मॉडल्स को खारिज करके कोपरनिकस का जो हीलियोसेंट्रिक मॉडल था, हीलियोसेंट्रिक सिस्टम था, इसमें इन्होंने अपनी बुक में 1542 में जो पब्लिश हुई, इनकी डेथ से कुछ मतलब टाइम पहले, ओपियम सेलेस्टियम, इस बुक में इन्होंने कहा कि सन जो है वो है सेंटर में, अर्थ सेंटर में नहीं है, और पूरे के पूरे ब्रह्मांड में सन जो है वो हीलियोसेंट्रिक मॉडल था। इस हीलियोसेंट्रिक मॉडल के कुछ वो थे, रूल्स थे, जिनको कहा जाता है 7 ऑक्सियम्स। 7 ऑक्सियम्स जो दिए कोपरनिकस में, उसमें क्या कहा, पहला पॉइंट यही था कि देयर इज नो वन सेंटर इन द यूनिवर्स, कोई सेंटर में नहीं है। इवन अर्थ के बारे में ये कहा, कोई भी सेंटर में नहीं है। अर्थ इज नॉट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, अर्थ सेंटर नहीं है अर्थ का, ये यूनिवर्स का, ये बात क्लियर कर दी। द सेंटर ऑफ यूनिवर्स इज नियर द सन। एग्जैक्टली सन को इन्होंने सेंटर नहीं कहा, उन्होंने कहा सन जो है वो सेंटर के लगभग पास में है और उसके चारों तरफ बाकी सब चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। कहा द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू सन इज इम्परसेप्टिबल कंपेयर्ड विद द डिस्टेंस टू द स्टार्स। अब ये बात क्लियर है, आप सभी जानते हैं कि जो स्टार्स हैं वो बहुत ज़्यादा दूर। द रोटेशन ऑफ अर्थ अकाउंट्स फॉर द अपरेंट डेली रोटेशन ऑफ द स्टार्स। जो अर्थ का जो रोटेशन है वो आपको वही इसका रीजन है। डेली रोटेशन ऑफ स्टार्स का जो डेली रोटेशन, सन जो स्टार्स हैं उनको इसने बेसिकली स्टेशनरी कहा है,
कहा है कि जो स्टार्स हैं वो बिल्कुल भी अपनी जगह से हिलते नहीं हैं। अपेरेंटली द एनुअल साइकिल ऑफ मूवमेंट ऑफ द सन इज कॉज्ड बाय द अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड इट। जो एनुअल साइकिल मूवमेंट है सन के चारों तरफ, रिट्रोग्राड मोशन ऑफ द प्लैनेट्स इज कॉज्ड बाय द मोशन ऑफ द अर्थ फ्रॉम विच वन ऑब्जर्व। अब दूसरे ग्रहों की जो स्थिति है, उनकी जो गति है, उसको हम एग्जैक्टली तो मेजर नहीं कर सकते क्योंकि पृथ्वी भी चक्कर लगा रही है और वो भी चक्कर लगा, हालांकि पृथ्वी अपने घूर्णन पे भी चक्कर लगाती है, घूमती है, उस बारे में इन्होंने कोई बात नहीं कही। बहुत सारी चीज़ों में इनमें कमियां थी, लेकिन एक रिवॉल्यूशनरी मॉडल तो था ही, क्योंकि इन्होंने पहली बार ऐसा कहा कि जियोसेंट्रिक नहीं है ये पूरा का पूरा सिस्टम, हीलियोसेंट्रिक है। कोपरनिकस की डेथ जो है वो 70 साल की एज में 24 मई 1543 को हो गई, एक स्ट्रोक की वजह से हो गई। उसके बाद इनको पोलैंड में ही ये जो फ्रैंकबोर्ग कैथेड्रल जो जगह थी वहाँ पे इनको दफना दिया गया। उसके बाद ये यहाँ ये जो ग्रेव थी काफ़ी लंबे समय तक इसको ढूंढ ही नहीं पा रहे थे, लॉस्ट चली गई थी, गुम गई थी एक तरह से। 2005 में इसको फिर से पाया गया और उसके बाद 2010 में इनको फिर से स्टोन है, उसके ऊपर एक गोल्डन सन है और 6 प्लेनेट को उसके ऊपर एक तरीके से इंकित किया गया है इनके कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए। तो ये थे महान फिलोसोफर क्या, महान साइंटिस्ट निकोलस कोपरनिकस। लगा तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं और आने वाले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट क्लास।